हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटरमिनेंट के फर्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटरमिनेंट की डेफिनेशन और उसके ऑर्डर को और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड किया जाता है उसके विषय में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आगे आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे उन वीडियो लेक्चर्स में इन डिटरमिनेंट के लेवल को इंक्रीज़ किया जाएगा। जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix of order n can be associated to a number वो नंबर रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। और एन एक्सप्रेशन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी एसोसिएटेड टू अ नंबर और एन एक्सप्रेशन is called determinant of a square matrix A। यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात तो जो डिटरमिनेंट होता है क्या है उसके विषय में बात करते हैं। डिटरमिनेंट एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वही डिटरमिनेंट कहलाता है। और यहाँ पे डेफिनेशन में जैसा कि बोला गया है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी एसोसिएटेड टू अ नंबर और एन एक्सप्रेशन, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, पहली बात तो जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो उसे ही तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो डिटरमिनेंट निकाला जाता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, अ नंबर, एक नंबर आ सकती है। और वो नंबर क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। और एन एक्सप्रेशन मतलब उसकी वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो एक या नंबर आ सकती है और या एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। अब जैसे एक हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, A11 A12 डैश A1n, A21 A22 डैश A2n डैश AN1 AN2 डैश ANn, मतलब एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। देन डिटरमिनेंट ऑफ A, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स A है, ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हम लोग उसको किस तरीके से लिखेंगे, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाई, जैसे कि इसका डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं तो हम लोग उसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, det ऑफ A, या इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे
ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी। अब इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो उसको, उस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से लिखा जाएगा। ये दो इस तरीके से पैरेलल लाइन होगी, A11 A12 डैश 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 A1n A21 A22 डैश डैश A2n डैश 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 AN1 AN2 डैश 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 ANn। तो कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसका हम लोग जब डिटर्मिनेंट को निकालेंगे तो उसके डिटर्मिनेंट को जब निकालने जाएंगे तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसको कोई भी ये ना पढ़े, जैसे कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है, ना कि नॉट रीड एज मॉडुलस ऑफ ए। इसको कोई मॉडुलस ऑफ ए ना पढ़े, ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ये बात समझ आ गई। अच्छा देखिएगा, बात सुनिएगा, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में बार बार स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र कर रहे हैं, मतलब जो डिटर्मिनेंट निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अगर हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब उसका डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो वही बात हम लोग अब लिखने जा रहे हैं। अगर हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम लोग उसका डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स which is not स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट एक ऐसी मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं जो कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी फाइंड। उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड किया जा सकता उस मैट्रिक्स से, कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी फाइंड। अब तो इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट के अंदर एक बात ये आई कि इनडिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग इनडिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक हमारे पास एक ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये होगा ये फर्स्ट रो होगा, जो ये हॉरिजॉन्टली एलिमेंट लिखे हुए हैं ये ए और बी, तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो होगा, ये हमारा सेकेंड रो होगा, और ये हमारा ये वर्टिकली एलिमेंट लिखे हैं ये क्या बोला जाएगा, फर्स्ट कॉलम बोला जाएगा, जिसको C1 लिख रहे हैं। और ये जो है B और D जो वर्टिकली एलिमेंट लिखे हुए हैं इनको क्या बोला जाएगा, कॉलम 2, कॉलम नंबर 2। तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये आपका सेकेंड कॉलम हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेयर नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 हैं। ठीक है, अब एक अगला हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, अगला एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, A B C P Q
आर एक्स वाई जेड। तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर आप देखिए नंबर ऑफ रो, देखिए पहले देखिए ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ये आपकी थर्ड रो हो गई, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकेंड कॉलम हो गया, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये नंबर फर्स्ट कॉलम है आपका, ये आपका सेकेंड कॉलम है, ये आपको थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम को C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकेंड कॉलम को C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थर्ड कॉलम को C3 से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 हैं। तो हेयर नंबर ऑफ रो 3, हेयर नंबर ऑफ कॉलम 3। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग इसके ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक, अब बात आएगी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के ऑर्डर को कैसे बताना है, उसके विषय में हम लोग अब बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ एनी डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। देखिए लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। इट इज द नंबर ऑफ रो, इट इज द नंबर ऑफ रो और कॉलम, इट इज द नंबर ऑफ रो और कॉलम्स इन द डिटर्मिनेंट, इन द डिटर्मिनेंट कॉलम्स। देखिए अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का आपको ऑर्डर बताना है तो उसमें जितने नंबर ऑफ रो होंगे या उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 7 5 2, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इक्वल टू 2 हो गया। या आप इसमें जितने नंबर रो हैं उनको काउंट कर लीजिए, या इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम है, इधर नंबर ऑफ रो कितने थे 2 थे, तो जितने नंबर ऑफ रो है काउंट कर लीजिए, तो वही इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हो जाएगा। या आप इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम है उनको काउंट कर लीजिए, यहाँ पे एक C1 कॉलम एक C2, तो हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक और डिटर्मिनेंट लिया ABC, P Q R X Y Z। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेयर नंबर ऑफ रो 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक बात और चर्चा करेंगे। यहाँ पर किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग एक जनरल रिप्रेजेंटेशन से कैसे शो करते हैं उसके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया हमने ABCD। ठीक है, ABCD। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट रो और ये आपकी सेकेंड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकेंड कॉलम है। यहाँ पर जो A है, A एलिमेंट है, वो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पर जो A है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अगर यहाँ पे C को देखें तो वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो का एलिमेंट है। C जो है वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और B की बात करें तो वो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और किस कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड कॉलम का। और यहाँ पर जो D की बात की जाए तो वो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। अब D को देखिए ना, ये D
सेकेंड रो में प्रेजेंट है और सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर जनरलाइज करके हम लोग इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन करें तो किस तरीके से करते हैं वो देख लीजिएगा। जैसे हमारा ए है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो देखिएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे जो ये 1 है, इसमें पहला जो 1 है यहाँ पर A11 में जो ये वाला 1 है, ये नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है, मतलब किस रो में है उसको शो कर रहा है। और जो ये सेकेंड है 1 है वो ये शो कर रहा है कि किस कॉलम में है। अब B की बात की जाए तो B हमारा क्या था, फर्स्ट रो में था तो इसलिए 1 लिख दिया। B हमारा सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है तो इसलिए 2 लिख दिया, ठीक है। C की बात की जाए, C जो है हमारा वो सेकेंड रो का है तो इसलिए 2 लिख दिया, और फर्स्ट कॉलम का है तो इसलिए 2 के बाद 1 लिख दिया। तो C का जनरल रिप्रेजेंटेशन A21 हो गया। D को देखिए तो D जो हमारा है वो सेकेंड रो का है, एलिमेंट सेकेंड रो का है तो इसलिए 2 लिख दिया, और किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, इसलिए 2 लिख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ये पहला नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो भी आप देख लीजिए यहाँ 1 है, 1 1 तो मतलब पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। A21 का मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये, ठीक है। ये कहने की बात हो गई। तो इसका मतलब इसको अगर लिख लें, ऐसे लिख दें A12, तो ये इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। कहने का मतलब जो A12 एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो का होगा और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा। जैसे अब दूसरा एक कोई भी उठा लें, A21 उठा ले तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। मतलब जो A21 एलिमेंट होगा वो सेकेंड रो में और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब यहाँ पे हो गया। अब जैसे एक और ले लेते, A22 ले लें, तो A22 क्या है यहाँ पर, एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, पहला टपल किसको शो करता है, रो नंबर को, तो सेकेंड रो और ये रो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो सेकेंड कॉलम, ठीक है। जो A11 को अगर देख लिया जाए तो A11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर इसको जनरल वे में लिख दिया, जनरलाइज करके इन सब चीज़ों को लिख दिया जाए, ठीक है। जैसे कि ये जो लिखे हुए A11, A12, A21, A22 लिखा है, अगर इसको जनरलाइज करके लिखा जाए, ठीक है, जनरलाइज करके मतलब कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि AIJ, ठीक है। तो मतलब हो गया इसका कि एलिमेंट बिलोंगिंग टू ith रो एंड jth कॉलम। मतलब जो AIJ एलिमेंट होगा वो ith रो में बिलोंग करेगा और jth कॉलम में बिलोंग करेगा, मतलब ith रो और jth कॉलम का वो एलिमेंट होगा। यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। ऑर्डर पे चर्चा हो गई, अब हम लोग बात करेंगे, ऑर्डर पे चर्चा हो गई, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात चर्चा हो गई, अब हम लोग ये बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर 1 बोल दीजिए, ऑफ ऑर्डर 1, मतलब 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, अब हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है A11 इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। देखिएगा, जो ये मैट्रिक्स है वो A1 में, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। और वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। तो ये अब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। तो वही हम बात करने जा रहे हैं कि ऑर्डर 1 के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देन अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ये आ जाएगा। जैसे अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें, तो इसके जो डिटर्मिनेंट, अगर इसके अंदर एक एलिमेंट है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आ जाएगी जो उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है -25, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है वो -25 है, तो ये इसके अंदर एक एलिमेंट है, मतलब एक 1 रो है 1 कॉलम है। देखिए ना, एक ही रो है और एक कॉलम है, एक ही रो है ना, एक रो है और एक ही कॉलम है। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है और ये ऑर्डर 1 का एलिमेंट है, ठीक है, ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट है। तो इसके अंदर की जो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, -25 आएगी। जैसे और देख लीजिए, मैंने 7/2 दे दिया, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √3, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 ही आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका बहुत आसान है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, उसके विषय में बात करेंगे। ऑर्डर सेकंड, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑर्डर सेकंड की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ रो कितनी होंगे, 2 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं यहाँ पर A, B, C और D। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो 1, 2, मतलब नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है। तो इस सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, देखिएगा, आप डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब A और D को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, C और B को मल्टीप्लाई करिए। C और B को मल्टीप्लाई करके AD में से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या हो गया, BC। इनको मल्टीप्लाई किया तो BC, मतलब इन दोनों के मल्टीपल में, इन दोनों के मल्टीप्लाई में से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वही किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे एक दूसरा ले लेते हैं, अगर इसी को हम लोग जनरलाइज करके लिख दें जनरल रिप्रेजेंटेशन से, तो ये इसको क्या बोलेंगे, A11, इसको क्या बोलेंगे, A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। C को क्या बोलेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। D को क्या बोलेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब इसका अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो क्या बोला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें से इन दोनों के मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो A11 A22 आया। इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई को, A21 A12,
ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन को करेंगे। जैसे हमें बोला गया है, जैसे हमें क्या करना है कि एक हमने डिटरमिनेंट ले लिया 1 3 7 5, इस डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है और ये आपको दिख रहा है कि ये आपका सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × 5, 1 × 5। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई को, तो 7 × 3, तो क्या आएगा 5 माइनस का 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन समझते हैं, 5 माइनस का 1 12 और ये हो गया 11, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें ये भी सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से इन दोनों के मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से इन दोनों के मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस, तो 12 × माइनस का 1, तो कितना आएगा 55, और 12 × माइनस का 1 क्या आएगा, माइनस का 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12, तो कितना आंसर हो गया 67। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरीके से फाइंड की। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे a माइनस का 1 1, ठीक है, a³ a² a + 1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जैसे देख रहे हैं ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से इन दोनों के मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, a³ a² प्लस का a माइनस का a² माइनस का a माइनस का 1 माइनस का a³ से a³ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या और a² से a² कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1। और मैंने डेफिनेशन में बताया था कि किसी भी कोई भी डिटरमिनेंट होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो एक नंबर आती है, ठीक है। वो नंबर रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, यह एक एक्सप्रेशन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है डिटरमिनेंट की, जितने भी अभी पीछे एग्जाम्पल किए उनमें जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही हैं वो एक नंबर ही तो आ रही हैं, रियल नंबर ही तो आई थी, तो देखिए वही आ रही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन, find the value of a, ठीक है, find the value of a satisfying the equation 3 माइनस का 5 a + 1 2a + 4 इक्वल टू आपको दे रखा है 3, 2 दे रखा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। एक तरीके से ये जो इक्वेशन दे रखी है वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करिए, मतलब इस डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 दे रखा है और हमें a की वैल्यू बतानी है, जो इस डिटरमिनेंट में अगर a की वैल्यू पुट करें तो इक्वल टू क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू दिस 2a + 4। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई को इसमें से घटाना होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई में से, तो माइनस a + 1 मल्टीप्लाई
माइनस का 5 इक्वल टू क्या दे रखा है 2, अंदर मल्टीप्लाई किया 6a 12 माइनस जब 5 इससे मल्टीप्लाई को प्लस का हो जाएगा 5a प्लस का 5 इक्वल टू 2, कितना हो गया 11a और ये कितना हो गया 17 इक्वल टू 2। 11a इक्वल टू माइनस का 15 आया, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई माइनस का 15/11। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 3a1 इक्वल टू दे रखा है 3 4 2 1। कहने का मतलब है कि हमें a की वैल्यू बतानी है, उस a की वैल्यू हमें a की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है सेम आए। तो सॉल्व करते हैं 3 × 1, इन दोनों इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई को, तो a × a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 3 × 1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 × 2 8, तो 3 माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 5 हो गया। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का √8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की बात की गई, मतलब ऐसा डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, 3 कॉलम्स होंगे और 3 रोज होंगी। ठीक है, देखिए थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो हम लोग वो 6 तरीके से निकाल सकते हैं। 6 पॉसिबल वेज होते हैं निकालने के उनके। ठीक है, कितने होते हैं 6 पॉसिबल वेज। तो जैसे हमारे पास देखिएगा, जैसे एक हमारे पास डिटरमिनेंट है, मान लीजिए ये एक डिटरमिनेंट है a b c x y z p q r। मेरे पास ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जिसमें ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है। मैंने अभी आपसे बोला कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए 6 पॉसिबल तरीके होते हैं, 6 तरीके होते हैं। वो 6 तरीके क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। 6 पॉसिबल वेज लिखने जा रहा हूँ, कौन से 6 पॉसिबल वेज होते हैं उनके विषय में बात करेंगे। 6 पॉसिबल वेज, वो 6 कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोग थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। पहला तरीका है कि एक्सपैंड अलोंग R1, मतलब हम लोग इस डिटरमिनेंट को R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका एक्सपेंड अलोंग R2। तीसरा तरीका है एक्सपेंड अलोंग R3। चौथा तरीका आपका है एक्सपेंड अलोंग C1।
पांचवा तरीका है एक्सपैंड अलोंग कॉलम नंबर 2 मतलब C2, और छठा तरीका आपका जो है एक्सपैंड अलोंग C3। मतलब ये 6 तरीके हैं। इन 6 तरीकों की मदद से हम लोग जो ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मतलब हम लोग या तो इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दें, या R2 के अलोंग एक्सपेंड कर दें, या R3 के अलोंग एक्सपेंड कर दें, या कॉलम नंबर 1 C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दें, या C2 के अलोंग एक्सपेंड कर दें, या C3 के अलोंग एक्सपेंड कर दें। किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दें इन R1 R2 R3 C1 C2 C3 में से, हमेशा इनकी वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएगी। किसी के भी अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से हम लोग थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे चर्चा ये करेंगे कि एक्सपैंड कैसे करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले साइन कन्वेंशन को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन को पढ़ना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन पढ़ना है तो उसके लिए अब देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे देखिएगा, आप क्या करिएगा, आप प्लस से स्टार्ट करिए। साइन कन्वेंशन करना है, आप इस एलिमेंट पे प्लस लीजिए, क्या ले लीजिए, प्लस। फिर जो अगला एलिमेंट है उस पर आप माइनस लीजिए, फिर जो अगला एलिमेंट है उस पर प्लस लीजिए, फिर इसके बाद इधर आइए, जो अगला एलिमेंट है उस पर क्या ले लीजिए, माइनस ले लीजिए। तो इस तरीके से अल्टरनेट प्लस माइनस लेते जाइए। तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर इसके बाद माइनस, फिर प्लस। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लेते जाइए प्लस माइनस, आप ऐसे भी जा सकते हैं। देखिए प्लस माइनस प्लस, अब किसकी बारी आएगी, उसकी, माइनस प्लस माइनस, अब किसकी बारी, इसकी। तो इधर माइनस था, फिर इधर क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो इस तरीके से साइन वन कन्वेंशन पहले करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड अलोंग R1, हम लोग इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करके इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, जिसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो पहली रो के ऊपर साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जिस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं केवल उसी के ऊपर साइन कन्वेंशन को लिखा रहने दीजिए। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो साइन कन्वेंशन है उनको डिलीट मार दीजिए। क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो जैसे हम लोग R1 के अलोंग कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट को देखिए, इसके ऊपर साइन कन्वेंशन कौन सा है, प्लस ए है। इसके ऊपर क्या साइन है, प्लस का है, तो प्लस का ही हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, ये जिस रो में है, ए जो हमारा एलिमेंट है ए, वो फर्स्ट रो में है, और आपका फर्स्ट कॉलम में है। किस में है, फर्स्ट कॉलम में है। ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम, ये आपका सेकंड रो, ये आपकी थर्ड रो। देखिएगा, ये एलिमेंट जिस रो में है, इस रो में है, और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। इस रो में था, ये वाली रो में था, इसको डिलीट किया, इस कॉलम में था, इसको डिलीट किया। तो आपके पास एलिमेंट क्या क्या बचे, वाई जेड क्यू आर। जो वाई जेड क्यू आर उनके ऊपर का जो साइन है वो नहीं लेंगे, ठीक है। जिसके अलोंग हम लोग जिस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं उसके ऊपर साइन लेंगे, उसके एलिमेंट के ऊपर साइन लेंगे। जैसे कि R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे थे, तो उसका जो एलिमेंट A था, B था, C था, उसके ऊपर का साइन कन्वेंशन लेंगे सिर्फ, और बाकी के जो एलिमेंट्स उनके ऊपर जो साइन लगे उनको नहीं लेंगे। तो जैसे A था, उसके ऊपर प्लस का था, तो प्लस का A। अब क्या करेंगे, ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो आपके पास कौन कौन एलिमेंट बचे, वाई जेड क्यू आर, ठीक है। और वाई जेड क्यू आर जो बचे उनके ऊपर के साइन को नहीं लेंगे, और उसको एक सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख दीजिए, ठीक है। अब किसकी बारी आई, बी की। भाई
R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे थे, ए के बाद अब बी के ऊपर साइन कौन सा, माइनस का है, तो माइनस का बी। ठीक है, अब ये जिस रो में है, इस रो में था, फर्स्ट रो में था, और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया। क्या क्या बचा, एक्स जेड पी आर, उसको सेकेंड ऑर्डर में लिख दीजिए, एक्स जेड पी आर। ठीक, अब उसके बाद बी के बाद किसकी बारी आएगी, सी की, उसके ऊपर साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस का सी। ये जिस रो में है उसको डिलीट किया, ये जिस कॉलम में था सी उसको डिलीट किया, तो क्या क्या बचा, एक्स वाई पी क्यू, एक्स वाई पी क्यू। देखिएगा ये हो गया, R1 के अलॉन्ग स्पेंड करके हमें ये मिला। अब हमें ये तो पता ही है कि सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर का, यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर का, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर का, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना आता है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वाई आर माइनस क्यू जेड माइनस का बी एक्स आर माइनस का पी जेड प्लस का सी क्यू एक्स माइनस का पी वाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर किसी और के अलॉन्ग एक्सपेंड करके देख लीजिए, तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी डिटरमिनेंट की। जैसे हम लोग यहाँ पर और किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अब किसी एक कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, तो हमने सोचा कि हम लोग C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, कॉलम नंबर C के अलॉन्ग, कॉलम नंबर 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तब भी वैल्यू सेम आएगी। तो देखिए कॉलम नंबर 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंड अलॉन्ग C1। तो देखिएगा अब हम C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका साइन कन्वेंशन देखते जाइए। साइन कन्वेंशन पहले सब पे कर लेंगे, फिर जिसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे उसके ऊपर का साइन ले लेंगे। तो देखिएगा C1 के अलॉन्ग पहले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो क्या पहला एलिमेंट है, ए प्लस का ए। ठीक है, क्या हो गया, प्लस का ए। ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करिए। ये किस में, इस फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसको डिलीट किया, क्या क्या मिला, वाई जेड क्यू आर, वाई जेड क्यू आर। इसके बाद ए की बात किसकी बारी आएगी, एक्स की, और एक्स के ऊपर साइन कौन सा, माइनस का एक्स। तो अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको डिलीट किया, ये सेकेंड रो में हुआ तो उसको डिलीट किया, और ये फर्स्ट कॉलम में था इसको डिलीट किया। तो आपके पास क्या क्या बचे, बी सी क्यू आर। जो बाकी बचे एलिमेंट है उनके ऊपर साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे, मतलब उनके ऊपर का साइन नहीं लेंगे। फिर देखिएगा P आया, x के बाद P के ऊपर साइन किया, प्लस का P। अब P जिस रो में है उसको डिलीट किया, जिस कॉलम में था उसको डिलीट किया। अब क्या क्या बचा, बी सी वाई जेड। अब वैसे आगे ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिल गया, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिल गया, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिल गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग R1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा उसमें माथापच्ची नहीं करते हैं, सिर्फ R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है 1 2 4, ठीक है, 3 4 9 2 1 6। अब इसको हम लोग इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के 6 तरीके बताए थे। हम लोग इसको अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग हम लोग क्या है, एक्सपेंड अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले तो हमें साइन कन्वेंशन करना पड़ेगा। तो देखिएगा प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी देखिए अलॉन्ग, तो प्लस का इसके ऊपर साइन कौन सा है, प्लस का 1। अब ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, इसको डिलीट कर दिया, क्या क्या बचा, 4 9 1 6, और इनके ऊपर
जो साइन है 4 9 1 6 इनके साइन नहीं लेंगे, तो क्या बचेगा 4 9 1 6। 1 के बाद बारी आई 2 की, 2 के ऊपर साइन क्या है माइनस का 2। ये जिस रो में है और जिस कॉलम में डिलीट किया, ये फर्स्ट रो में था और सेकंड कॉलम में था, डिलीट कर दिया, तो क्या क्या बचा 3 9 2 6 3 9 2 6। इसके बाद 2 के बाद किसकी बारी है 4 की, उसके ऊपर साइन क्या है प्लस का, तो प्लस का 4 ले लिया, ठीक है। अब ये जिस रो में है जिस कॉलम में उसको डिलीट किया, तो क्या क्या बोला 3 4, इस फर्स्ट रो में था, थर्ड कॉलम में था, डिलीट कर दिया, तो क्या क्या बचा 3 4 2 1। 3 4 2 1 के ऊपर जो साइन है उनको नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए प्लस का 1 1, इसको सॉल्व किया सेकेंड ऑर्डर, तो 4 इंटू 6 24 माइनस 1 इंटू 9 9 माइनस का 2, 3 इंटू 6 18 माइनस का 2 इंटू 9 18 प्लस का 4, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 4 8। तो कितना आ गया 15 माइनस का 0, 18 माइनस 18 0, और 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया 4, ये माइनस का 5 इंटू 4, तो कितना आएगा माइनस का 20। तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस का 5 आंसर आ गया, ठीक है। अब बाकी अगर एक और अलोंग किसी और के अलोंग एक्सपेंड करके दिखा दे रहे कि वैल्यू सेम आती कि नहीं आती, आप क्या कर लिए R2 के अलोंग एक्सपेंड करके देखिए, ठीक है, तो तब भी वैल्यू देखना सेम आएगी थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की। आप R2 के अलोंग एक्सपेंड करिए, तो R2 कौन सा है आपका, ये है, तो इसमें पहला एलिमेंट क्या है 3, उसके ऊपर साइन क्या है माइनस का 3। वो जिस रो में है उसको डिलीट कर दिए, जिस कॉलम में डिलीट कर दिए, इस रो में था और इस कॉलम में डिलीट कर दिए, तो आपको एलिमेंट क्या क्या देखा 2 4 1 6 2 4 1 6 माइनस। अब इसके बाद क्या आएगा प्लस का 4 आएगा 3 के बाद। अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में डिलीट किया, तो क्या क्या एलिमेंट बचे 1 4 2 6 1 4 2 6। फिर 4 के बाद बारी आई माइनस के 9, ये जिस रो में है उसको डिलीट किया, थर्ड कॉलम में उसको डिलीट किया, तो क्या क्या एलिमेंट 1 2 2 1। इसको सॉल्व किया माइनस का 3, कितना हो गया, सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट है, इनको सॉल्व करना आपको बता चुके हैं। तो 6 इंटू 2 12 माइनस का 4, 6 इंटू 1 6 माइनस का 2 इंटू 4 8 माइनस का 9, 1 इंटू 1 1 माइनस का 4। इसको आप सॉल्व करिए, तो माइनस का 3 8 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 24 माइनस का 8 प्लस का 27, कितना आ गया 3 माइनस का 8 मतलब माइनस का 1। तो देखिए आप किसी के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करेंगे, आपके थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिटरमिनेंट की डेफिनेशन को पढ़ा, उसके ऑर्डर के बारे में जाना, और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है उसके विषय में जाना। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा वीडियो लेक्चर लगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।